तो करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। डेली क्लासेस ली जाती हैं सोशल साइंस की यानी सामाजिक अध्ययन की। 2011 से 2023 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए और पूरी क्लासेस देखिए, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। और पूरे पेपर लगाइए जाकर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर लगवा जा चुके हैं और लगवाए जा रहे हैं और कुछ दिन में ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा। कितने से दिन बचे हुए हैं, 2-3 दिन, 4-5 दिन, तो उसमें पढ़ लीजिए आपका जितना भी है। आज से तो ओनली 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो पढ़ लीजिए आप। 3-4 दिन बचे हैं ओनली, तो जितना हो दिन भर पढ़िए, दिन भर पेपर लगाइए। डेली लगाए जा रहे हैं, कितनी क्लासेस डली हुई हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। और चैनल को आगे के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी पेपर आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आ गया बस ख़त्म खेल, आगे भी पेपर आएंगे, आगे भी कुछ होगा। तो इसलिए आगे के लिए भी लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप क्लास को ज्वाइन कर सको। चलो आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, कर्नाटक में। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है ये परियोजना। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, रबर। तो चाय, कॉफ़ी, रबर ये रोपड़ फसल है और हमारी गेहूँ रोपड़ फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? गेहूँ, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। फिर है नाटो। नाटो NATO का मुख्यालय स्थित है। कहाँ है नाटो NATO का मुख्यालय? तो न्यूयॉर्क में, लंदन में, ब्रुसेल्स में, पेरिस में। न्यूयॉर्क में, लंदन में, ब्रुसेल्स में और पेरिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्यालय है हमारा कहाँ? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में राइट मुख्यालय है इसका। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार तीसरा। पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख दिया गया? और ये हर बच्चे को आता होगा, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं हम, जिसका सोशल साइंस से हर बार पढ़ते हैं हर एग्जाम के लिए। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 28, 24, 18 और 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है उसके अनुसार। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो समाजवाद, प्रजातंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और संघात्मकता। तो राइट आंसर है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है वो है संघात्मकता। संघात्मकता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार फोर्थ। फिर है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? जो सामाजिक अध्ययन है हमारा, तो उसके शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा होगा हमारे लिए? तो श्रव्य, दृश्य और कार्य निर्धारण, व्याख्यान, वाद विवाद। तो देखो हमारा उसके लिए महत्वपूर्ण जो साधन होगा वो होगा श्रव्य और दृश्य, यानी हम सुने और देखें। तो इस प्रकार से जैसे हम सुन भी रहे और देखेंगे एक्टिविटीज को, तो आराम से हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर इसके अनुसार कौन सा है? पहला। जैसे कि आप सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा, क्या कराया जा रहा, तो इसके अनुसार आपको क्लियर हो रहा कि हाँ, हम जो सुन रहे हैं वो यहाँ लिखा भी है, हम देख भी पा रहे हैं। तो इस प्रकार से उसका आंसर इसलिए है श्रव्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? जैसे उच्च प्राथमिक स्तर हो जाता है तो उसमें कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं रहता है? तो दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल। तो देखो मैं बता दूं, उच्च प्राथमिक यानी बड़ी लेवल की कक्षाएं, कॉलेज हुआ हमारा, कॉलेज या फिर कॉलेज ही मान लो, चलो कॉलेज ही उच्च प्राथमिक शिक्षक हो जाते, या फिर जैसे कि उच्च प्राथमिक शिक्षक 12th भी माना जाता है। 12th छोड़ो, वो ही माना जाता है पहले नंबर कॉलेज, ठीक है। तो उसमें दर्शन शास्त्र सम्मिलित नहीं रहता, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र रहते हैं, जबकि
राशन शास्त्र नहीं रहता है। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट है ना, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर में ये विषय नहीं रहता। आगे चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो ये भी बहुत सारे लोगों को आता होगा, क्योंकि हम पहले से जो पढ़ते आते हैं ना, तो वो हमें आ जाता है। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी क्वेश्चन के अनुसार हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है, जब वो नहीं रहते हैं, तो उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जब राष्ट्रपति उस पद पर नहीं रहते कुछ टाइम के लिए, तो उस कार्य को दिया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा। जब राष्ट्रपति कोई किसी हालत में ना रहे उस पद पर, तब ये किसी को कार्य दिया जाता, तो वो है हमारे उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फिर है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य, छोटा कर लें, कुछ क्वेश्चन कटेगी, ज़्यादा ही छोटा हो गया कुछ, अब सही है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो एनपीटी और पीटीबीटी और सीटीबीटी और इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है वो है पीटीबीटी का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार दूसरा। फिर है हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? तो हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? तो ये दक्षिण सूडान एवं कांगो, सोमालिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हाल ही में मिला हो, चाहे कुछ जस्ट पहले मिला हो, क्योंकि 1-2 साल पहले के क्वेश्चन ही हाल ही में बनने लगे आजकल, हाल ही में डाल दिया जाता है उन सभी को। तो इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर है दक्षिण सूडान को पदक मिला है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं एशियन बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण जो नहीं है वो है एशियन बैंक नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन के अनुसार 5, यानी 5 हमारा राइट आंसर है। फिर है कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? वो उर्वरक कौन है जो किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसान खाद के नाम से जाना जाने वाला उर्वरक, तो वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसके अनुसार राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी 10,000 लीटर, और इधर 1,00,000 लीटर, 1,000 लीटर और 100 लाख लीटर, बाप रे, सॉरी 100 लाख नहीं 10 लाख लीटर। इस प्रकार से हमारे दूसरा आंसर इसका राइट है कौन? 1,00,000 लीटर, 1,00,000 लीटर राइट आंसर है, यानी दूसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर केला का कायिक प्रबंधन होता है, केला का कायिक प्रबंधन होता है। क्या होता है केला का कायिक प्रबंधन? सॉरी उपाय का जो है ना, इसमें ये हमारा 10,000 लीटर और 1,000 लीटर और 1,00,000। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1,00,000 लीटर। फिर है हमारा कितना?
10 लाख लीटर, 10 लाख। तो राइट तो हमारा दूसरा है जो कि 1 लाख लीटर है, जो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। तो इसके अनुसार दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर केला का कायिक प्रबंधन होता है। केला का कायिक प्रबंधन होता है तने द्वारा एवं पत्ती द्वारा, बीज द्वारा, शक्कर द्वारा। शक्कर द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा केला का कायिक प्रबंधन होता है क्या? शक्कर द्वारा। किसके द्वारा? शक्कर के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार फोर्थ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? तीव्र आर्द्रता ग्राही कौन सा उर्वरक होता है? तो कैल्शियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट सॉरी, फिर है यूरिया। तो देखो उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है, तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है क्या? यूरिया। तो यूरिया हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है? खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है? तो फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, परिपक्व अवस्था। तो राइट आंसर है ये अवस्था है हमारी कौन सी? फूल आने से पूर्व की अवस्था, यानी फर्स्ट आंसर राइट है, फूल आने से पूर्व की अवस्था। फिर है फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। फल के रस में जो चीनी की सांद्रता मापी जाती है वो है पोटोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, चीनोमीटर द्वारा, टेंड्रोमीटर द्वारा। तो राइट आंसर है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। तो राइट आंसर हमारा दूसरा। फिर जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है क्या? जेली बनाने में देखते हैं पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? फलों के रस को साफ करना, फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस को मीठा बनाना, फलों के रस को रंगीन बनाना। तो राइट पेक्टिन का प्रमुख कार्य है फलों के रस का थक्का बनाना, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है कि फलों के रस का थक्का बनाना। फिर है टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो साइनाइड, जेंथोफिल, एंथेसाइनिन, लाइकोपिन। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर है कि जो टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है तो वो है लाइकोपिन। लाइकोपिन रंजक के कारण होता है। तो इसके अनुसार राइट आंसर है हमारा कौन सा? फोर्थ। फिर नींबू का फल पिच्चू स्रोत है। नींबू का फल पिच्चू स्रोत है मौलिक अम्ल का, मौलिक अम्ल का, मेलिक अम्ल का, टाइट्रिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। तो नींबू का फल जो पिच्चू स्रोत है वो है सिट्रिक अम्ल का। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा, सिट्रिक अम्ल का। फिर है केंद्रीय इगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय इगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो पुणे में, बेंगलुरु में, नागपुर में, लखनऊ में। तो केंद्रीय इगमार्ग प्रयोगशाला जो स्थित है वो है हमारी कहाँ? नागपुर में। तो इसका राइट आंसर है इसके अनुसार तीसरा, नागपुर यानी। फिर है अचल स्वर कौन से हैं? अचल स्वर कौन से है? तो सा माइनस मा, सा माइनस गा, सा माइनस फा, सा माइनस धा। तो जो अचल स्वर हैं वो है सापा, यानी सा माइनस पा, यानी सापा अचल स्वर हैं। तो राइट आंसर है इसके अनुसार तीसरा। फिर राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? तो कल्याण, भैरवी, बिलावल, फिर है खमाज। तो राइट है राग यमन जो किस थाट से उत्पन्न है? तो राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न है। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार फर्स्ट। फिर है संगीत में समान गति के सतत प्रभाव को कहते हैं, संगीत में समान गति के सतत प्रभाव को कहते हैं लाल, लय, सम, छंद्र। तो संगीत में समान गति के सतत प्रभाव को कहते हैं हम लय, लय कहते हैं। तो राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार तीसरा। फिर है गा मा पा नी नी सा नी धा पा मा पा गा मा गा किस राग का स्वर समूह है? तो राग कल्याण, राग बिहाग, राग यमन, राग बिलावल। तो राइट आंसर है कि यह स्वर समूह है राग बिहाग का। किसका? राग बिहाग का।
तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, दूसरा। सॉरी। फिर है झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा। हमारा जो झंडा गान है ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है श्यामलाल गुप्ता पार्षद और हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिशंकर परसाई। तो इनमें से कौन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता है हमारे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कौन? श्यामलाल गुप्ता पार्षद, यानी राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन, इंसुलिन, पाराथाइकलिन, इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। फिर जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उबालना, स्ट्यूइंग, कद खाना, ये सभी। तो इन निम्नलिखित में से विधि कौन सी है भोजन पकाने की? तो जल के माध्यम से, तो वो है स्ट्यूइंग, उबालना, खदकाना, ये सभी हैं। तो इसका मतलब ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी विधि हैं काम की। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है उथली चिकनाई विधि, गहरी चिकनाई विधि, खमीरीकरण विधि, उबालना विधि। तो ढोकला बनाने में जो प्रयुक्त विधि है वो खमीरीकरण विधि, यानी ढोकला जो बनाता होगा वो वैसे भी कर लेगा या वो समझ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ डाल दिए जाते हैं घर से रिलेटेड। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं हम बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था, यानी पहला ही हमारा राइट आंसर है। फिर है जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक, बढ़ती जनसंख्या, मनुष्य के क्रियाकलाप, ये सभी। तो जल प्रदूषण का कारण है ये सभी। तो राइट आंसर है हमारा जल प्रदूषण ये सभी हैं। कीटनाशक फैलाते हैं, मनुष्य के क्रियाकलाप भी फैलाते, बढ़ती जनसंख्या भी फैलाते। तो राइट आंसर है सभी, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मनोविज्ञान विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सभी। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये तीनों हैं, यानी ये सभी इसका राइट आंसर है, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। हमारे 60 क्वेश्चन पूरे कराए जाएंगे, इसलिए आप सभी लगे रहिए और करते रहिए, बीच से आउट मत होइए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको 60 क्वेश्चन में पता चल पाएगा कि आप कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है? तो सानिया मिर्जा, दीपा कर्मकार, पीवी सिंधु, दूती चंद। तो बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार तीसरा है। फिर दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज। तो दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा प्रोटीन दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर है LSD के सेवन से होता है, क्या होता है? LSD के सेवन से तो किडनी का रोग, यकृत का रोग, कैंसर का रोग, मानसिक भ्रमण का रोग। तो राइट आंसर है LSD के सेवन से होता है हमें मानसिक भ्रमण का रोग। किसका? मानसिक भ्रमण का रोग, भ्रमण का रोग। व्यायाम के लाभ, भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि। तो व्यायाम के लाभ कौन से हैं? तो ये हमारे तीनों हैं। तो भूख लगती है व्यायाम के से और फुर्तीलापन आता है, रक्त में प्रभाव वृद्धि होती। तो राइट आंसर हमारा कौन सा? ये सभी है व्यायाम के लाभ। तो उसका राइट आंसर है हमारा ये सभी। फिर है वृत्त आरेख उपयोगी है, वृत्त आरेख उपयोगी है। तो ये हमारा किसके? विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के
संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शन करने के लिए, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो वृत्त आरेख उपयोगी होता है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा इसके अनुसार फर्स्ट है ना। फिर है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, परीक्षा निष्पादन पर, सतत आकलन पर। तो जो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही में का NCF आधार बल देता है, जो NCF है वो देता है सतत आकलन पर। किस पर? सतत आकलन पर। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन के अनुसार फोर्थ। फिर है आगे, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो देखो, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य उपयुक्त सभी होता है कि अच्छे नागरिक बनो, सांस्कृतिक विरासत का विकास करो एवं ये राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार फोर्थ है। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, वह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो परियोजना का कार्य महत्वपूर्ण होता है वो है क्योंकि करके सीखना और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा इसके अनुसार। फिर है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए, यानी सभी शामिल और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? फोर्थ, कि सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? फोर्थ। फिर है भारतीय कला में बुद्धि के जीवन की किस घटना का चित्रण? तो चित्रण चक्र द्वारा हुआ, मतलब भारतीय कला में बुद्धि के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ? तो महाविनिष्कर्म एवं प्रथम उपदेश, संबोधि और निर्माण। तो राइट आंसर है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र चक्र द्वारा हुआ? तो प्रथम उपदेश, यानी प्रथम उपदेश है। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक, पुलकेशन द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अनुसार कि यह अभिलेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में मिलता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से देखते हैं कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची, भीमबेटका, अमरावती और बाघ। तो इसके अनुसार राइट आंसर है हमारा भीमबेटका। जो स्थल ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका में चित्रकला मिली हुई है। फिर है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो राजा राममोहन राय, M.G. रनाडे, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग। तो राइट आंसर है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से की थी राजा राममोहन राय ने। किसने? राजा राममोहन राय ने, यानी फर्स्ट आंसर हमारा सही है। फिर किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी है जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड
रीडिंग लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड सॉरी। तो राइट आंसर है दूसरा, यानी लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के काल में ये स्थानांतरण हुई दिल्ली, है ना, कोलकाता से। तो दूसरा हमारा इसके अनुसार राइट आंसर है। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो इसके अनुसार राइट आंसर है हमारा फोर्थ। फिर है हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ किस अधिनियम के समय, किस वर्ष के? तो 1856 वर्ष में यह लागू यानी पारित हुआ, है ना। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब उस समय भारत का शासक था हमारा अकबर। कौन था? अकबर। तो राइट आंसर है इसके अनुसार कौन सा हमारा? तीसरा। फिर है शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम यहाँ मनेरी, अब्दुल कादिर गिलानी। ऐसे ऐसे नाम दिए रहते कि पढ़ने में भी आधी दिक्कत होती है इनमें। तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो ओलिया इनमें से निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर के शिष्य थे। तो राइट आंसर है हमारा इसके अनुसार पहला। फिर है इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो इनमें से विख्यात था वो है कौन? बाबर कलंदर के नाम से विख्यात था। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? तो बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। तो 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ, वो हुआ नागालैंड राज्य की जनसंख्या। तो राइट आंसर है हमारा फोर्थ। फिर है हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, मूसी, कृष्णा। तो हैदराबाद स्थित है मूसी नदी पर। किस पर? मूसी नदी पर हैदराबाद स्थित है। फिर है कोयला एक उदाहरण है अवसादी सेल का, अग्नेय सेल का, रूपांतरित सेल का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कोयला एक उदाहरण है किसका? अवसादी सेल का। अवसादी सेल का कोयला एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर है वे दो ग्रह जिनमें उपग्रह नहीं है। वे दो ग्रह जिनमें उपग्रह नहीं है वो हैं बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो वो दो ग्रह हैं हमारे कौन से? बुध और शुक्र। बुध एवं शुक्र जिसमें उनका उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो वो ग्रह हैं जिनके उपग्रह खुद के नहीं है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ किस में स्थित है? किस सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह? तो प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है किस में? यानी इधर लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अनुसार हमारा अरब सागर, यानी दूसरा राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस क्षेत्र को यानी विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो
वो कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। किसको? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, यानी इसके अनुसार हमारा तीसरा राइट आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो सतपुड़ा, पामीर का पठार यानी पामीर, अरावली, म्यांमार। तो संसार की छत कहते हैं पामीर को। किसको? पामीर को संसार की छत कहते हैं। और हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है, यानी 60 क्वेश्चन थे हमारे पूरे हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में संसार का सबसे सबसे बड़ा मरुस्थल संसार का गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। तो सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे अनुसार सहारा, यानी सेकंड इसका राइट आंसर है। तो हमारे यहाँ 60 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। यहाँ पर होती है हमारी क्लास का अंत। अगली क्लास अगले दिन डल जाएगी आपकी। इस प्रकार से डेली क्लासेस आती हैं। हो सकेगा तो डबल क्लास लगा देंगे। अभी तो दो ही तीन दिन बचे, उसमें डबल क्लास लगा देंगे। तो आप देखो, कम से कम पूरी वीडियो लगाओ, तब समझ आएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।